वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी 2 एंड 4 सेमेस्टर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर्स है वो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो हम स्टडी करने वाले हैं उसकी बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, तो अब हमारे साथ रहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव उसके यही है कि डिस्कस ट्राइसोमी, मोनोसोमी, पॉलीसोमी और and other related terminology of to genetic disorder, differentiate between genetic and congenital disorder, explain the chromosomal defect with special emphasis on जो aneuploidy है। ठीक है, अनएप्लॉइडी है। और इसी तरीके से हमारे पास डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक दो और ऑब्जेक्टिव भी है, वो भी हम कवर करेंगे। एक हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है और जो तीसरा है वो हमारे पास क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्लाइड है, सब्जेक्टिव में नहीं है लेकिन केम्यू की कोर्स कंटेंट में है, तो इंशाल्लाह वो भी हम अपलोड करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आप केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जेनेटिक्स क्या होती है? तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन एंड जेनेटिक्स वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, जेनेटिक्स एक हमारे पास ब्रॉड फील्ड है। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं जीन और इसकी जेनेटिक जो चेंजेस आते हैं ना, या उसकी जो हेरिडिटी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, ये सब हम जेनेटिक में ही स्टडी करते हैं। समझ गए? फिर आते हैं कि जीन क्या होती है। तो सीक्वेंस, तो जीन हमारे पास सेगमेंट्स ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट्स। मतलब जीन हमारे पास डीएनए के एक स्मॉल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि एक पार्टिकुलर ट्रेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जांपल ये है कि अगर हेयर कलर के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होती है ना, तो वो डीएनए के एक सेगमेंट में वो कोड किया हुआ होती है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उसकी कलरेशन को क्या कर लें, डायरेक्टली पैदा करें। ठीक है, तो हमारे पास ट्रेड फिर क्या होती है? तो ट्रेड अभी कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब फिजिकली हम जो देखते हैं ना कि उसकी हैंड कैसे है, उसकी बाल कैसे, उसकी आँख की कलर कैसे। ठीक है, तो ये सब हमारे पास ट्रेड होती है। ठीक है, और ये ट्रेड मौजूद होती है अंदर किस चीज़ में? वर्ड बोथ अलील eventually coded for each trait can be high of the person, color of the eye and color of the skin and color of the hair। ठीक है, तो ये सब जो वेराइटी आप देख रहे हैं ना कि हाइट की, ठीक है, या कलर आईज की, या उसकी स्किन की कलर, या उसकी हेयर की कलर, जितने भी है ये हमारे पास क्या होती है? ये वेराइटीज़ है, मतलब ट्रेड्स है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होती है अलील में। तो डीएनए में जीन प्रेजेंट होती है, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए को हम जीन कहते हैं, और उस एक जीन में 2 अलील होती है। समझ गए स्टूडेंट? फिर आते हैं कि जीन लोकस क्या होती है? तो वेयर इट इज़ लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के किस जगह पे भी ये प्रेजेंट होती है तो उसको हम जीन लोकस कहेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि अलील। तो अलील gene that have the same location on homologous chromosome and doing the similar function, these are called allele। देखिए, जो एक क्रोमोसोम के एक रीजन पे मौजूद होती है 2 allele। ठीक है, तो उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, मतलब एक जीन एक क्रोमोसोम पे मतलब एक लोकेशन पे दोनों, मतलब एक जीन होती है ना एक जगह पे, तो उसके जो अंदर 2 अलील होती है वो सेम होती है। उसमें जो कोडिंग होती है, उसमें उसकी जो फंक्शन होती है, मतलब किस फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, कि आईज की कलर के लिए, स्किन के कलर के लिए, वो अगर एक जगह पे हो तो उसको हम होमोलोगस कहते हैं। और अगर उसकी फिर फंक्शन भी सिमिलर हो तो वो हमारे पास अलील ही होती है। समझ गए? फिर आते हैं जो हिस्ट्री होते हैं। तो जेनेटिक्स की scientific history of genetic begin with the work of जो जर्गर जो मेंडल है। ठीक है, मेंडेलिन इन द मिड 19th सेंचुरी उसने ये स्टडी किया था, मेंडेलिन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन वगैरह ये किए थे।
तो द वर्ड जीन वाज फर्स्ट यूज बाय द विलियम जेनसन्स, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए आप याद रखें। इन 1909 बेस ऑन द कंसेप्ट डेवलप्ड बाय द जॉर्ज मेंडल इन 1866, मेंडल 1866, ठीक है। तो फर्स्ट जो जीन किसने डिस्कवर किया वो हमारे पास विलियम जेम्स हैं, और फिर उसने जो क्रॉस मतलब उसने एक दूसरे के साथ क्रॉस किया था, तो वो हमारे पास मेंडलिन ने ही वर्क किया था, ठीक है। तो जॉर्ज मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन अ पी ऑफ प्लांट, ठीक है, डिस्कवर द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उसने पी ऑफ प्लांट पे उस डिस्कवरी की, ठीक है। और क्या क्या कि फंडामेंटल लॉ उसने इनहेरिटेंस में पेश की। उसने ये कहा था, ठीक है, बाद में मैं आपको कहूँगा, ठीक है। ही डिड्यूस दैट जीन कम इन pair and are inherited as a distinction units, one from each parent. Mendel tracked the segregation of parental gene and their appearance in the offspring as a dominance or a recessive. देखिए हमारे पास उसने ये डिस्कवर की, ये ला इनहेरिटेंस के लिए पेश की, ठीक है, कि मतलब एक माँ से और एक फादर से, ठीक है, मदर और फादर से दो क्या आती है, क्रोमोसोम आती है, ठीक है। जब दो क्रोमोसोम आती है वो फ्यूज़ होती है, जब वो फ्यूज़ होती ना, तो अगर फादर की वो जो क्रोमोसोम था वो डोमिनेंट होती है, तो अगर फादर में जितने भी क्वालिटीज़ है वो फर्स्ट जनरेशन में उस बच्चे में पैदा हो जाती है, ठीक है, समझ गए। अगर उसकी आइज़ की कलर ग्रीन हो, हेयर की कलर ब्लू हो, ठीक है, सॉरी द ब्राउन हो, तो ये जितने भी कलर्स होती है, चेंजेस होती है, ये सब आप डोमिनेंसी में शो कर लेती हैं, ठीक है। तो डोमिनेंसी ऑलवेज फर्स्ट जनरेशन में डायरेक्टली अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेट होती है, तो रिसेसिव ट्रेट जो है हमारे पास दूसरे जनरेशन में अपने आप को क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब वो अपने आप को जाहिर कर लेते हैं सेकंड जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। फिर आते हैं कि डीएनए क्या होते हैं। तो डीएनए हमारे पास एक लीनियर चेन अनब्रांचेस पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग द टोटल लाइफ फॉर्मेट होती है, ठीक है। इसमें तो डीएनए में तो कोडिंग पहले से तमाम जितने भी हमारी बॉडी के जितने डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं ना, तो ये डीएनए में ही कोड होती है, ठीक है। मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, तो देखिए हमारे पास डीएनए 3 चीज़ों से बने हुए हैं, ठीक है। एक हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होती है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास मतलब ये यूरासिल, थायमिन, ग्वानिन, ये चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आरएनए डीएनए में एक डिफरेंस है, आपने याद रखना है, एक्सेप्शन, ठीक है, कि डीएनए में हमारे पास जो है वो साइटोसिन होती है, ठीक है। और जो आरएनए होती है वो आरएनए में हमारे पास यूरासिल होती है, ठीक है। ये दोनों अगर डीएनए होती है तो फिर यूरासिल नहीं होंगे, ठीक है। अदर जो 4 है मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। लेकिन जो आरएनए होते हैं तो आरएनए में क्या होती है, यूरासिल होती है और साइटोसिन नहीं होती है, समझ गए स्टूडेंट। तो फिर हमारे पास जो ब्रेक बाय एंडोन्यूक्लियासेस एंड एक्सोन्यूक्लियासेस, ठीक है। तो 2 एंजाइम है, एक हमारे पास एंडोन्यूक्लियासेस है, एक एक्सोन्यूक्लियासेस है। तो मतलब डीएनए को ब्रेक डाउन करना ये 2 एंजाइम का काम है। एक बाहर की तरफ मतलब डीएनए की स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है ना, मतलब ये है हमारे पास, ठीक है, इसी तरीके से। तो इस जगह पे कट लगाना ये हमारे पास एक्सोन्यूक्लियासेस एंजाइम के काम है इसके, ठीक है। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियासेस हो हमारे पास, अगर इंटरनली उसको ब्रेक करना पड़ता है ना, तो वो एंडोन्यूक्लियस आते हैं, समझ गए। फिर आते हैं क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। देखिए क्रोमोसोम किस चीज़ से बना हुआ है, ये हमारे पास डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है, समझ गए स्टूडेंट। क्रोमोसोम में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट है, हमारे पास क्रोमेटिड है, सेंट्रोमेयर है, इन शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म, ये बाद में हम स्ट्रक्चर में आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टडी करते हैं उसकी जो थ्योरी होती है। तो क्रोमेटिड हमारे पास ईच ऑफ द 2 थ्रेड लाइक स्ट्रैंड इनटू व्हिच अ क्रोमोसोम डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन हमारे पास क्या होती है, क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुई होती है इसी तरीके से, ठीक है, ये इसी तरीके से इंटरसेक्ट होती है। तो इस जगह पे जो है लॉन्गिट्यूडनली उसको डिवाइड करना
ये किसका काम है, ये हमारे पास मतलब किस पॉइंट पे होती है, क्रोमेटिड, ठीक है। तो एक क्रोमेटिड एक जगह पे आ जाती है और दूसरा क्रोमेटिड दूसरी साइड में आ जाते हैं, समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि जो सेंट्रोमेर होती है ना, तो द पॉइंट ऑन अ क्रोमोसोम बाय विच इट इज़ अटैच टू अ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखिए हमारे पास क्या होती है कि सेंट्रोमेर होती है ना, सेंट्रोमेर तो आपको जानते होंगे कि हमारे पास क्या होती है, मतलब एक सेंटर पॉइंट होती है, ठीक है, जहाँ पे दो जो क्रोमोसोम मतलब दो जो क्रोमेटिड होते हैं ना वो दोनों अटैच होती हैं, ठीक है। ये जो रीजन है, ठीक है, इस पॉइंट में क्या होती है, इसको हम सेंट्रोमेर कहेंगे। तो ये हमारे पास इसमें क्या मौजूद होती है कि ह्यूमन जीनोम है जस्ट 3 मिलियन डीएनए बेस पेयर, ठीक है। तो इसमें जो बेस पेयर होती है ना वो 3 मिलियन होती है, तो सॉरी 3 बिलियन एन, और उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन इनकोड होती है ना एक डीएनए में, वो हमारे पास 750 मेगाबाइट, ठीक है। जितना ज़्यादा अल्लाह ने हमें ये चीज़ दी है ना, तो एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, ठीक है। एंड कंटेनिंग 20,000 to 25,000, ठीक है, प्रोटीन कोडिंग जीन्स, ठीक है। तो ये जो 20,000 से लेके 25,000 तक उसकी में जो प्रोटीन कोडिंग वगैरह जीन होती है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे पास क्या होती है, तो करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड फादर हैविंग सेम जेनेटिक मटेरियल आर होमोलोगस टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल एक्स मदर से आया, एक्स फादर से आया, तो दोनों का सेम एक्स एक्स, तो ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, समझ गए। लेकिन अगर माँ से एक्स आ गया और वाई फादर से आ गया, तो एक्स एंड वाई आर नॉट होमोलोगस, ठीक है, ये हेट्रोलोगस है, ठीक है। लेकिन टू ईच अदर बिकॉज दे हैविंग नो सेम जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज तो इसमें तो जेनेटिक मटेरियल सेम तो नहीं है ना, फादर की जो भाई है वो अलग है और जो एक्स है वो अलग है, समझ गए स्टूडेंट। तो होमोलोगस उसको कहते हैं कि हमारे पास दो क्रोमोसोम सेम आएगा। डिप्लॉयड हमारे पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। नॉर्मली हमारे बॉडी में जो है 46 क्रोमोसोम होती है, 23 जो है वो हमारे पास मदर से आती है, 23 जो है हमारे पास फादर से ही आती है, समझ गए। फिर आते हैं कि व्हेन 1 क्रोमोसोम आर इन मैच पेयर, ठीक है, तो 2n हो हम रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लॉयड, और जो हैप्लॉयड होती है मतलब 23 नंबर होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली n पे, ठीक है। तो 1 chromosome in the match pair from the father एंड 1 क्रोमोसोम इन मैच पेयर फ्रॉम द मदर, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम मदर से आती है, एक फादर से आती है, इससे डिप्लॉयड बन जाती है और फिर एक बंदा जो है बन जाती है। तो वर्ड और डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील, फिर हम स्टडी करते हैं कि डोमिनेंट अलील क्या होती है और रेसेसिव अलील ही क्या होती है, ठीक है। तो सेंस ह्यूमन सेल्स कैरी 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ईच क्रोमोसोम जो होती है 2 कॉपी को कैरी कराते हैं, ठीक है। 2 कॉपी का मकसद ये है कि एक माँ से आती है एक फादर से आती है, समझ गए। दे हैव 2 वेरिएशंस ऑफ ईच जीन, ठीक है, मतलब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है 2 वेरिएशन आती है, ठीक है। कौन से डोमिनेंसी एंड रेसेसिव 2 वेरिएशन की बात कराते हैं, ठीक है। तो दीज डिफरेंस वेरिएशन ऑफ जीन आर कॉल्ड क्या, अलील, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन आते हैं ये किस वजह से आते हैं, ये अलील ही की वजह से आते हैं, समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि अलील कैन बी इधर डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब या तो ये डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे। तो डोमिनेंट अलील शो देयर इफेक्ट विद द इंडिविजुअल ओनली हैज 1 कॉपी ऑफ अलील also known as being is a heterozygous. For example, the allele for brown eyes is dominant, therefore you only need 1 copy of the brown eyes allele to have brown eyes, although 2 copies you will still have brown eyes। देखे इस तमाम में ये बता रहे ये है ना कि डोमिनेंट अलील के लिए ये चाहिए होती है कि मतलब 2 कॉपीज़ तो आती है ना, एक माँ से एक फादर से। तो अगर डोमिनेंसी पहले से हुआ है उस 2 क्रोमोसोम में, 2 क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम जो है वो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट डायरेक्टली अपने आप फर्स्ट जनरेशन में इम्प्लीमेंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल जो दिया हुआ है ना, तो आपने याद रखना है कि डोमिनेंसी के लिए एक क्रोमोसोम भी काफ़ी है,
लेकिन रिसेसिव के लिए 2 कापी होती है। अगर एक रिसेसिव है वो रिसेसिव में हम बात करते हैं, लेकिन डोमिनेंट जो होती है, डोमिनेंट अलील वो अलील होती है जो कि एक कॉपी उसमें डोमिनेंसी की होती है और ये डायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल यही है कि अली ब्राउन आई जो होती है ना इंसान के, वो बता रही है ना कि ब्राउन आई डोमिनेंट था, तो फिर बाद में जो आया वो भी डोमिनेंट था। बाद में उसने एक चार्ट बनाया हुआ है, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन ये बात आपने याद रखने, जहन में रखना है कि डोमिनेंसी डायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को अफेयर करेगा, ठीक है, चाहे वो एक क्रोमोसोम डोमिनेंट हो या दोनों डोमिनेंट हो, ठीक है। फिर रिसेसिव अलील ओनली शो देयर इफेक्ट इफ द इंडिविजुअल हैज़ 2 कॉपीज ऑफ अलील। देखिए हमारे पास क्या होती है कि ये जो रिसेसिव अलील होते हैं ना, तो उसके लिए 2 कॉपी लाजिम होनी चाहिए कि अगर 2 कॉपीज़ रिसेसिव हो फिर जो है मतलब वो क्या करेगा, अपनी जो डोमिनेंसी मतलब जो जनरेशन होती है, लेकिन रिसेसिव अलील कभी भी फर्स्ट जनरेशन में अफेयर नहीं होंगे, ठीक है, वो के एज अ कैरियर ही रहेगा। और फिर जब वो दूसरे मतलब जनरेशन करवाएगा, ठीक है, तो क्या होंगी वो ये रिसेसिव अलील फिर अफेयर होंगे, ठीक है। तो द अलील फॉर ब्राउन ब्लू आईज इज रिसेसिव, therefore to have the blue eye you need to have 2 copies of the blue eye, ठीक है। तो 2 कॉपी इसके लिए चाहिए होती है, फिर वो जो है ये रिसेसिव अलील अपने आप को अफेयर करवाएगा, अदरवाइज ये नहीं करवाएगा। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है, ठीक है, कि जो सारे क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है ना वो कितने होती है, वो हमारे पास 0.2 से लेके 20 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास वो चार्ट जो हमने आपको कहा था, ठीक है। इसमें इंशाल्लाह आप रिसेसिव और डोमिनेंट पर क्या समझ जाएंगे। तो ये बी जो है, जो कैपिटल बी है, वो हमारे पास डोमिनेंट ब्राउन आई अलील को रिप्रेजेंट करते, और जो स्मॉल बी होती है ना वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़, रिसेसिव ब्लू आइज अलील, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास इसने ये मेंडेलिन का वर्क है, ठीक है, इसने ये इसी तरीके से चार्ट बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, फिर ऊपर डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, ठीक है। तो ये दोनों उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 मतलब डबल भी आ जाती है, तो इससे ब्राउन आईज पैदा हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ब्राउन आई वाले जो बेबी होती है वो पैदा होंगी। फिर ये बी जो है इस बी से क्रॉस हुआ, तो ये क्या हुआ, ये भी ब्राउन आ गया। क्यों ब्राउन आ गया, क्योंकि ये तो एक रिसेसिव है। मैंने पहले बताया कि जो तो ठीक है इसने जो है ये भी ब्राउन आई इसलिए आया कि मैंने पहले बताया कि डोमिनेंसी में एक अलील अगर डोमिनेंट हो तो डोमिनेंट अलील डायरेक्टली अफेयर होंगे, तो ये भी ब्राउन आ गया। इसको देखें, ये भी जो है इस ब्राउन से इंटरलिंक कर लें। तो ठीक है स्टूडेंट्स कि डोमिनेंट डायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को अफेयर करेगा, लेकिन तब अफेयर करेगा कि उसमें डोमिनेंसी की एक हमारे पास लाजिम क्रोमोसोम होंगी, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया कि 3 जो है 3 बंदे पैदा होंगे, मतलब 75% चांसेस यही है कि डोमिनेंसी आ जाए और 25% चांसेस यही है कि ये रिसेसिव, ठीक है। तो 25 तो कम है इसीलिए वो नहीं आती, ठीक है। फिर देखें दूसरी के कि अगर मतलब एक मदर जो है उसकी रिसेसिव ट्रेड्स है लेकिन उसकी आईज़ ब्लू है, और दूसरी जो है मतलब वो ब्राउन है, तो ये दोनों मतलब ये दो जब क्रॉस हो जाती है ना, देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखें कि ये दोनों जब क्रॉस हो जाती है तो इससे एक डोमिनेंस आ जाती है, तो इस डोमिनेंसी की वजह से ब्राउन आइज आ जाती है। फिर ये दो जब दोबारा क्रॉस हो जाती है तो फिर एक जो क्रोमोसोम है ये भी डोमिनेंस है बी, ठीक है, जो कैपिटल है। तो इसकी वजह से ये आइज क्या आया, ब्राउन आया, ठीक है। लेकिन देखिए ये रिसेसिव है,
तो रेसेसिव और रेसेसिव दोनों, रेसेसिव तो जब रेसेसिव होगा तो फिर ब्लू आइज़ आएंगे, ठीक है। ये भी इसी तरीके से ये दोनों भी हैं, ठीक है। तो फिर ये आइज़ भी क्या है, ब्राउन आया, ठीक है। तो मतलब इसका यही है कि डोमिनेंस अलील ऑलवेज फर्स्ट जनरेशन एन अफेयर, ठीक है। तो अफेयर होंगी फर्स्ट जनरेशन में, और जो रेसेसिव होती है वो हमारे पास दूसरे जनरेशन में अफेयर होंगे। समझ गए स्टूडेंट। तो फिर आते हैं हमारे पास क्या होती है कि तो व्हाट इज़ कैरियोटाइपिंग, ठीक है। तो कैरियोटाइपिंग क्या होती है, तो कैरियोटाइपिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम आर टेकन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड एनी एबनॉर्मलिटी। देखिए कैरियोटाइपिंग हमारे पास एक प्रोसीजर होती है, जैसे जिस तरह मतलब है हम एग्जांपल देते हैं ना कि लैब में हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को देखते हैं ना, तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर होती है कि हम एक सेल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं और उस सेल पे जो है मतलब देखते हैं उसकी क्रोमोसोम की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास सारे के सारे में अब ये जो इसी तरीके से पिक्चर है ना, तो ये है एक ह्यूमन मेल की क्या होती है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी हम देखते हैं कि इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं कि द टर्म इज़ आल्सो यूज for the complement set of chromosome. A species are an individual organism and for a test to detect that this complement or measure the number। देखिए हम फिर क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसमें इंडिविजुअल जो एक एक ऑर्गेनिज्म से हम ये स्पीशीज़ वगैरह लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि उसमें कोई भी मतलब एबनॉर्मलिटी तो नहीं है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो द क्रोमोसोम आर डिफेक्टेड by rearranging a proto-microgram in a standard format known as called the karyogram and iodogram, and fair to ordered by the size and position of the centromere for the chromosome of the same size, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख ले तो सारे के सारे जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, सारों की जो सेंट्रोमेर होती है मतलब जो सेंटर पॉइंट होती है ना, वो इक्वली होती है सारे क्रोमोसोम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सेंट्रोमेर एक दूसरों के क्या होती है मतलब स्ट्रेट होती है एक दूसरों मतलब एक दोनों के साथ, ठीक है। फिर क्या होती है कि हम डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स और जेनेटिक डिसऑर्डर और कंजेनिटल, तो रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी आर अ डिफेक्टिव जीन, ठीक है। तो a genetic disorder is an illness caused by the abnormality in a gene or chromosome, especially a condition that is present from before birth. Most genetic disorders are quite rare and affected one person in every several thousand of million। देखिए हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं कि जब बिफोर द बर्थ क्या होती है उसकी जीन में कोई भी डिफेक्ट आ जाती है तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जीन में डिफेक्ट आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास जेनेटिक होती हैं मतलब माँ बाप की जो जीन होती है उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से जब वो बर्थ हो जाती है तो फिर मसला क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो कंजेनिटल होती है इसको हम दूसरा नाम देते हैं एक्वायर्ड, ठीक है। तो एक्वायर्ड डिजीज़ इसको हम कहते हैं। एबनॉर्मल एक्वायर्ड क्यों कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि ये लाइफ स्टाइल और ये एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि माँ जो है वो किसी तरह का डाइट लेता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास एट बर्थ होती है मतलब जब बर्थ के टाइम होती है ना तो कोई भी मसला आ जाती है तो उसको हम कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट एट बर्थ इवन थॉट इट मे बी नॉट टू डिटेक्ट अंटिल सम टाइम आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो इट अकर ड्यूरिंग द इंट्रायूटराइन इन पेटल लाइफ, ठीक है, ड्यूरिंग द सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होती है और एबनॉर्मलिटी होती है इन इंट्रायूटराइन, ठीक है। तो ये एट बर्थ होती है और जो जेनेटिक होती है वो हमारे पास जो ज़ायगोट बनने के टाइम पे ही होती है, ठीक है।
फिर हमारे पास आते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है, तो हमारे पास एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और वाई लिंक, और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल जो डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो ये सब हम एक एक पढ़ेंगे, आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, तो डोमिनेंट डिजीज़ पहले भी हमने पढ़ा कंसेप्चुअली कि डोमिनेंट वो होती है जो फर्स्ट जनरेशन में डायरेक्टली अपने आप को अफेयर कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक कापी रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि उसकी डोमिनेंसी को शो कर ले। मतलब एक क्रोमोसोम में डोमिनेंसी है, सारे क्रोमोसोम उसके क्या होती है, उसके नीचे डायरेक्टली जो डोमिनेंट कहता है वो करता है। समझ गए? सिंपल एग्जांपल, तो दिस जेनेटिक डिजीज ओनली रिक्वायर्ड अ सिंगल कॉपी ऑफ अ जीन, ठीक है, टू बी डैमेज। ठीक है, दिस एरर मतलब एक कॉपी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डोमिनेंट डिजीज़ के लिए, लेकिन डोमिनेंट डिजीज़ के लिए जो एक रिस्पॉन्सिबल होती है जीन, वो जीन अगर डिफेक्टेड हो, ठीक है, तो फिर डायरेक्टली डिजीज़ अकर होंगी। ठीक है, दिस एरर नीड ओनली बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट्स इन ऑर्डर टू गेट द डिजीज़। अगर एक मतलब पेरेंट्स से ही उसने डिफेक्टेड जीन ले ली तो फिर डायरेक्टली उसको मसला क्रिएट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को अफेयर कर लेते हैं। The bad gene from one parents dominant the other parents good gene, मतलब एक पेरेंट से डिफेक्टेड जीन आ गए लेकिन वो डोमिनेंट था, लेकिन दूसरे पेरेंट से जो है वो जीन आ गए लेकिन वो हेल्दी है, गुड है, लेकिन क्या होती है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो रिसेसिव रहेगा, कैरियर एज अ कैरियर होंगे। तो देयर इज़ नो सच थिंग एज अ कैरियर, तो ये भी आपने याद रखना है कि डोमिनेंट DMCQs के लिए याद रखें कि डोमिनेंट डिजीज़ में कोई भी कैरियर की कंसेप्ट नहीं होती। ठीक है, वो ऑलवेज डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होंगे। कैरियर क्या है फिर ये स्टडी करते हैं, तो आप डोमिनेंट डिजीज़ बिकॉज एवरीवन हु हैज़ द जेनेटिक एरर गेट द डिजीज़। ठीक है, तो डायरेक्टली उसको डिजीज़ लगेगा। कैरियर हम इस ये टर्मिनोलॉजी है कैरियर, उसको कहते हैं कि मतलब उसकी जो फिज़िकली मेकअप होते हैं ना वो अफेयर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन वो एज अ कैरियर होती है दूसरे जनरेशन, जब वो पैदा करते हैं ना तो दूसरे जनरेशन में ही डायरेक्टली मसला क्रिएट हो जाती है। समझ गए स्टूडेंट? फिर रेसेसिव डिजीज़ होते हैं, तो दीज आर डिजीज़ वेयर बोथ कॉपीज ऑफ, समझ गए ना, MCQs है कि बोथ कॉपी ऑफ जीन मस्ट बी डैमेज और म्यूटेटेड इन अदर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द जेनेटिक एरर यूजुअली नीड टू बी इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स टू गेट द डिजीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब दोनों जीन में अगर मसला आ जाए ना तो फिर ये रिसेसिव है। लेकिन रिसेसिव क्या होती है कि इनहेरिटिंग दिस gene error from only one parent usually cause the person to be a carrier of the disease। देखें कि वो बात करते हैं कि ये एज अ कैरियर होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी कैरियर वगैरह की बात नहीं है। ठीक है, स्टिल हैविंग द जेनेटिक एरर, उसमें जेनेटिक एरर होंगे लेकिन बट विदाउट एनी डिजीज़ साइन सिम्टम, उसमें कोई भी साइन सिम्टम प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन वो सिर्फ दूसरे जनरेशन को ये मसला क्या होती है ट्रांसफ़र करवाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि डोमिनेंट डिजीज़ हमने पढ़ा, रिसेसिव डिजीज़ हमने पढ़ा। थर्ड नंबर हमारे पास ऑटोसोमल डिजीज़ होती है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो आपको पता है ना कि तो ऑटोसोमल उसको कहते हैं ना कि मतलब आपको जानते हैं कि खुद ब खुद इन सोमल, एक हमारे पास सोमेटिक जीन होती है, एक क्रोमोसोम होती है, एक हमारे पास मैं दो बातें आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक सोमेटिक होती है जो कि हमारा बॉडी बनाता है, जितने भी बॉडी होते हैं ना, हैंड हो गए, लेग्स हो गए, आइज़ हो गए, हैंड हो गए, हेड हो गए, जितने भी आर्गन्स हैं उसको बनाने के लिए अल्लाह ताला ने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो किस चीज़ के लिए, वो हमारे सोमेटिक में मीन हमारे बॉडी बनाने के लिए क्या बनाए हुए हैं। लेकिन जो एक है जो कि आपको या तो मेल रिप्रेजेंट कर देते हैं या फीमेल रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो हमारे पास क्या है 23 नंबर। आप मतलब जो 23 नंबर क्रोमोसोम है ना
वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप मतलब कि लड़का पैदा होंगे या लड़की पैदा होंगे, समझ गए। वो 6 कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्रोमोसोम पेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि उसका नंबर 23 है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ का मकसद यही है कि हमारा बॉडी की जो खुद की क्या होती है, मतलब हमारा बॉडी की मतलब ये होते ना कि हमारे बॉडी की जो सेल्स होती है उसमें कोई भी जीन डिफेक्टेड आ जाए, मतलब डोमिनेंट कंडीशन आर एक्सप्रेस इन इंडिविजुअल हु हैव जस्ट वन कॉपी ऑफ म्यूटेड अलीन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑटोसोमल डिजीज डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो एक अलील अगर डोमिनेंट कंडीशन में क्या हुए हमारे बॉडी में आ गया और उसमें डिफेक्ट था, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होता था कि वो आपकी खान को बनाता है, ठीक है, वो जीन। तो फिर वो जीन उस खान में मसला हो जाएंगे, मतलब या तो छोटा होंगी या वो बहुत ज़्यादा बड़ा होंगे, ठीक है। तो ये एबनॉर्मलिटी सिर्फ उस खान में ही होंगे, समझ गए स्टूडेंट। तो affected male and female have an equal probability of passing one trait on the trait टू ऑप्शनिंग। देखिए ये प्रोबेबिलिटी जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है ना, ये प्रोबेबिलिटी मतलब 50-50 होती है, क्योंकि एक्स तो फादर में भी है एंड एक्स मदर में भी है, ठीक है। तो सेम उसमें इक्वलिटी होती है कि अगर एक डिजीज़ फादर में हो वो ट्रांसफ़र करेगा, और अगर मेल में ना मतलब फीमेल में ना हो, ठीक है, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होंगे। मतलब अगर 4 बच्चे मतलब नॉर्मली तो एक बच्चा पैदा होते हैं ना, तो उसमें क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है। फिर हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास क्या है कि जो हंटिंगटन डिजीज़ है, तो ये डिज़ीज़ आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। वो आपसे पूछेगा कि हंटिंगटन डिजीज़ किसके है, तो ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट के है। तो हंटिंगटन डिजीज़ हमारे पास कोरोना आर डिसऑर्डर, तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर विच अफेक्टेड मसल कोऑर्डिनेशन। तो ये भी ये बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी की क्या होती है, एक जीन होती है ना, वो जीन अगर इसमें मसला हो जाते हैं ना, तो आपकी जो मसल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है, तो ये फिर आपको सही तरीके से नहीं करवाएगा। तो ये हंटिंगटन डिजीज़ एक जीन की वजह से होती है जो कि आपकी मसल को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर उस जीन में मसला हो और वो उस मसले से आपको ट्रांसफ़र किया हुआ हो। फिर हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है कि एकोन्ड्रोप्लेसिया ये हमारे पास डिसऑर्डर है कि शॉर्ट लिम्ब्स ड्वार्फिज्म ही होती है, ठीक है। तो ये ड्वार्फिज्म की तरह होती है, मतलब जो हैंड होती है वो छोटे छोटे होती है, ठीक है, फिंगर छोटे छोटे होती है, ठीक है। तो ये भी एक जेनेटिक क्या होती है, जीन, एक जीन में मसला है। तो आपकी जो हैंड का जीन है वो मसला है, तो आपकी हैंड भी क्या होती है, शॉर्ट होती है और ड्वार्फ होती है, ठीक है। ड्वार्फ का मीन तो आपको पता होंगे कि ये शॉर्ट को की ही कहते हैं। पॉलीसिस्टिक जो किडनी डिजीज हो, तो मतलब जो किडनी डिजीज characterized by the enlarged kidney containing many cysts often lead to kidney failure, ठीक है। तो हमारे पास ये भी डिसऑर्डर है कि अगर कोई भी मतलब तो आपको पता है कि किडनी में जो सिस्ट वगैरह हो बन जाती है ना, तो उसकी वजह से जो है जो फिल्ट्रेशन वगैरह की मसला होती है ना, तो वो क्रिएट होती है, और उसकी वजह से डिजीज़ क्या होती है, आपकी किडनी फेलियर आ जाती है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है ऑटोसोमल डोमिनेंट के। फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो टू अंडरस्टैंड वर्ड ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस मीन यू फर्स्ट नीड टू ब्रेक डाउन द वर्ड। तो ये तीनों वर्ड्स को आप कंसेप्चुअली देख ले। तो ऑटोसोमल क्या कहते हैं, ऑटोसोमल वर्ड्स का मकसद यही है कि दिस मीन द डिजीज़ अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली। बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली क्यों, इसीलिए कि आपकी मतलब बॉडी तो हमारे भी है एंड बॉडी तो फीमेल की भी है, बॉडी में को मतलब चेंजेस है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब हम कहते हैं ना,
तो वो क्या किस चीज़ से बनते हैं, मीट ही से बनती है ना, उसमें अंदर जो है वो हमारे पास क्या होती है, बोन वगैरह होती है, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल जो होती है ये बोथ मेल एंड फीमेल इफेक्ट करते हैं। रेसिसिव फिर क्या होती है, तो रेसिसिव हमारे पास क्या है कि दिस मीन बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कैरियर फॉर अ चाइल्ड टू बी एट रेस्ट ऑल दोज द पेरेंट देमसेल्फ, मतलब द कैरियर आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिजीज़। रेसिसिव उसको कहते हैं कि ये इज़ अ कैरियर ओनली काम करते हैं, उसमें कोई भी मसला फर्स्ट जनरेशन में नहीं होंगी, ठीक है। फिर क्या होते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं, तो दिस मीन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन जो होती है ना उसको हम इनहेरिटेंस ही कहते हैं, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव वो अगर एक बॉडी की जीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उस जीन में कोई भी मसला आ जाए तो वो डायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को अफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो recessive condition are clinically manifested only when an individual has two copies of mutant allele. When just one copy of mutant allele is present, an individual is carrier of the mutant allele mutation but does not develop the condition. मैंने पहले भी आपको कंसेप्ट क्लियर की कि रिसेसिव कंडीशन में दोनों अलील रिसेसिव होनी चाहिए। अगर दोनों रिसेसिव नहीं है फिर रिसेसिव की कोई कंसेप्ट नहीं होती, ठीक है। मतलब ये ऑलवेज ही रिसेसिव ही रहेगा, वो कभी भी डोमिनेंट नहीं होंगी, ठीक है। फिर क्या है कि फीमेल एंड मेल आर अफेक्टेड इक्वली बाय ट्रेड ट्रांसमिशन by autosomal recessive inheritance when two carrier mate, ठीक है, each child has a 25% chances of being homozygous while type unaffected words याद रखें, a 25% chances of being homozygous muted affected, ठीक है, किस चीज़ affected, are at 50% chances being a heterozygous unaffected carrier। तो देखिए 50% ये हो गया कि क्या अनइफेक्टेड, लेकिन क्या होती है कि 25% ये है, ये भी अनइफेक्टेड है। तो 75% रेसेसिव कंडीशन में किस चीज़ की चांसेस होती है कि ये अनइफेक्टेड होगा ये पर्सन जब वो पैदा होंगे, ठीक है। सिर्फ 25% चांसेस है कि इसको मसला क्रिएट होंगे, लेकिन 25 तो कम है, इसीलिए वो सारे जितने भी मतलब लाइफ गुजारते हैं ना तो वो डोमिनेंट नहीं होंगे, वो मसला उसको नहीं आती, ठीक है। ये डिजीज़ की एग्जांपल है, देखें कि एग्जांपल आप ऑटोसोमल रिसेसिव की है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो इट इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज़ ऑफ द सिक्रीटरी ग्लैंड। एक हमारे पास एक सिक्रीटरी ग्लैंड की के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल था उसमें मसला आया हुआ है, लेकिन सिक्रीटरी ग्लैंड इंक्लूड, ठीक है, तो इंक्लूड ग्लैंड दैट मेक म्यूकस एंड स्वेट, तो म्यूकस और स्वेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है मतलब दोनों में मसला पर होंगे, क्योंकि उसके लिए जो जीन आया हुआ है वो जीन अपने आप को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि लेकिन ये हम बात करते हैं रेसेसिव के, तो फर्स्ट जनरेशन में सिस्टिक फाइब्रोसिस एक पर्सन को नहीं होंगे, लेकिन जब वो पर्सन दूसरे पार्टनर के साथ शादी करेगा, शादी के बाद जितने भी जो बच्चा आएंगे डायरेक्टली उसमें अफेयर होंगे। तो आप समझ जाएं कि फर्स्ट जनरेशन नहीं दूसरी जनरेशन में रेसेसिव अलील अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा उस बॉडी में। फिर हमारे पास ह्यूमोक्रोमेटोसिस जो है, ये भी हमारे पास एक, जब हमारी बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस। हेरिडिटी, ये हमारे पास ह्यूमोक्रोमेटोसिस एंड इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी, आयरन ओवरलोड, इट इज़ द कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ये हमारे पास कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये किस वजह से होती है, ये एक जीन की वजह से होती है, और वो जीन रेसेसिव जीन है, तो फर्स्ट जनरेशन में मसला नहीं होंगे, दूसरे जनरेशन में मसला आएगा इस पर्सन को। फिर आते हैं कि जो पीनाइल केटोन्यूरिया है, ठीक है, तो पीनाइल केटोन्यूरिया इज कॉज बाय अ म्यूटेशन इन अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम 12। जो पहले हमने फर्स्ट स्लाइड्स में पढ़ा था कि जीन लोकस ये जीन लोकस है कि 23 पर आप क्रोमोसोम है ना, तो इसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि पीनाइल केटोन्यूरिया 12 जीन मतलब जो 12 नंबर क्रोमोसोम है इस पे ये जीन प्रेजेंट है और इसमें मसला आ जाती है। तो इसकी जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए,
विद द जीन कोडेड फॉर अ प्रोटीन कॉल्ड, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज जो एंजाइम है, एन एंजाइम इन द ये हमारे पास लेवर से प्रोड्यूस होती है। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द अमीनो एसिड फिनाइल एनालिन इनटू अदर प्रोडक्ट्स द बॉडी नीड्स, ठीक है। तो ये अदर बॉडी के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है, क्योंकि प्रोटीन क्या करते थे, प्रोटीन तो हमारे बॉडी को डेवलप करते हैं, समझ गए। तो फिर हमारे पास इसने मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये तीनों डिजीज हमने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में पढ़ा। फिर हमारे पास एक्स लिंक डिसऑर्डर होती है। तो एक्स वन नॉर्मल कॉपी ग्रीन, ठीक है, ऑफ अ जीन on the X chromosome is generally sufficient for normal function. Women who have a defective gene red X on one of their two, देखिए मतलब फीमेल के साथ 2 एक्सेस होती है, एक एक्स होती है फिर दूसरा एक्स होती है, ठीक है। अगर एक में मसला होती है ना, एक एक्स में मसला है, ठीक है, एक एक्स में ये दोनों है ना, इस एक्स में मसला है, अगर चांसेस है कि इसको अगर ये आया और दूसरे पार्टनर की एक्स से या वो मतलब एग्जांपल लेते हैं ना वाई से, इस दोनों में एक से मिल गया तो मसला फिर क्या होती है, उसको होंगी, ठीक है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की एक एग्जांपल हम दे देते हैं कि जो हीमोफीलिया होती है, तो हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होती है, सॉरी हीमोफीलिया भी है, और इसी तरीके से एक और डिसऑर्डर में आपको एग्जांपल, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि हीमोफीलिया नहीं है, ये हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस हो। तो कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं करवा सकते, तो इस पर्सन को डायरेक्टली क्या होंगी, कलर ब्लाइंडनेस होंगी, क्योंकि ये एक्स जो होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, ये इसको मसला क्रिएट कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम होती है आर प्रोटेक्टेड बाय द नॉर्मल कॉपी ऑफ अ जीन ऑफ द सेम जीन्स ऑन द सेकंड क्रोमोसोम, but mean lack this protection since they have one X and one Y क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल हमने दी वो यही बात करते हैं कि अगर मतलब फादर से Y आ गया और मदर से X चला गया, लेकिन वो अफेक्टेड X था, तो फिर ये 50-50 चांसेस है कि उसको मसला क्रिएट हो जाए, ठीक है। फिर क्या होती है कि जो ईच मेल चाइल्ड ऑफ अ मदर हु कैरी द डिफेक्टेड हैज़ अ 50% risk of inheritance the quality of gene and the disorder. Each female child has 50% chances of being a carrier like her mother. तो ये उसने एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मदर है लेकिन वो कैरियर है, ये फादर नॉर्मल है, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये क्या हुआ है, ये कैरियर है। तो कैरियर से मसला ये सा क्रिएट होती है कि देखिए एस से एक्स आ गया, फादर से वाई आ गया, ठीक है, तो एक लड़का बन गया, लेकिन लड़का नॉर्मल होंगे, क्योंकि इससे जो हेल्थी ये जो रेड नज़र आएगा ना, रेड जो है रेड क्रोमोसोम में मसला है, इसमें जो रेड है ना इसमें मसला है। तो एक मतलब मदर से सही ही जीन सही क्रोमोसोम आ गया और इसके साथ मिल गया, और फादर से भी सही एक्स वाई आ गया, ठीक है। तो एक लड़का आया लेकिन नॉर्मल है, क्योंकि दोनों नॉर्मल क्रोमोसोम आ गया। फिर दूसरे को देखें, इससे मतलब मदर से जो है वो एक्स आ गया लेकिन अच्छी आ गया, सही क्रोमोसोम आ गया, फादर से एक्स आ गया लेकिन हेल्थी एक्स आ गया, तो फीमेल जो बन गया ये भी नॉर्मल बन गया, समझ गए। फिर आते हैं कि जो तीसरी नंबर पे जो मतलब लड़का है, तो उससे मदर से एक डिफेक्टेड जीन आ गया, मसले वाले जीन, ठीक है, जिसमें मसला था, और फादर से जो है वाई आ गया, तो इस पर्सन ये अफेक्टेड होंगे, क्या अफेक्टेड उसने लेके हुआ है ना। फिर क्या हुआ है, मतलब इसको जो भी मसला मदर में था ये इसमें डायरेक्टली अफेयर होंगे। फिर आते हैं कि जो मेल फोर्थ नंबर, जो मेल जो हो इससे क्या आ गया, नॉर्मल एक्स आ गया, लेकिन फीमेल जो होती है उससे वो डिफेक्टेड जो रेड कलर का क्रोमोसोम है वो आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से
ये जो फीमेल है ये एज अ कैरियर बनेगा। कैरियर क्यों बनेगा? कैरियर इसलिए बनेगा कि इसमें 2x है, ठीक है, और डोमिनेंट हमारे पास ये जो मेल वाले x हैं ये डोमिनेंट है, ठीक है। मेल तो ऑलवेज डोमिनेंट ही होती है, ठीक है। तो ये जो मदर फादर से आया हुआ है ये हमारे पास x है, डोमिनेंट है, और जो मदर से आया है वो हमारे पास x है लेकिन ये रिसेसिव है। तो इसी वजह से जो है क्या होंगे, ये जो है ये फीमेल एज अ कैरियर होंगे। तो आप ने देखा ना, समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि जो वाई लिंक डिसऑर्डर होती है, तो वाई लिंक डिसऑर्डर आर caused by a mutation in the Y chromosome because male inherited a Y chromosome from their father. Every son of an affected father will be affected. मतलब ये है वाई लिंक डिसऑर्डर एक कम्प्लिकेशन है कि फादर में कोई भी मसला हो और उससे लड़का पैदा हुआ तो फिर क्या होंगे, उस लड़का भी इस एक्स वाई की वजह से जो है क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, क्योंकि फादर में एक वाई है और वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन मेल, ठीक है। तो जो मसला फादर में होंगे वो उसके बच्चे में भी होंगे। बिकॉज फीमेल ओनली इनहेरिटेड एन एक्स, क्योंकि मेल क्या देते, एक्स देते हैं, एक्स क्रोमोसोम, और एक्स नॉर्मल होती है दियर फादर, ठीक है, फ्रॉम दियर फादर एंड नेवर वाई क्रोमोसोम। फीमेल ऑप्शनिंग ऑफ अफेक्टेड फादर आर नेवर अफेक्टेड। मतलब अगर फीमेल अफेक्टेड होती है ना और फादर अनअफेक्टेड है और उससे मतलब क्या लड़का पैदा हुआ तो लड़का अफेक्टेड नहीं होंगे, समझ गए, क्योंकि लड़का वाई डोमिनेंट है और एक्स मेल में क्या है, रिसेसिव है, जो बच्चा पैदा हुआ, तो इसी वजह से जो है फिर फीमेल इफेक्ट होंगी, ठीक है, फीमेल इफेक्ट होंगी और जो मेल है वो इफेक्ट नहीं होंगे। सिंस द वाई क्रोमोसोम इज रिलेटिवली स्मॉल एंड कंटेन वेरी फ्यू जीन्स, रिलेटिवली फ्यू वाई लिंक डिसऑर्डर अकर आफ्टर द सिम्टम इंक्लूड इनफर्टिलिटी एग्जाम्पल ऑफ मेल। मतलब अगर वाई लिंक डिसऑर्डर लग गया तो फिर आपको मतलब इनफर्टिलिटी चांसेस होंगे। इनफर्टिलिटी हमारे पास वो है कि वो पर्सन फिर ये एबिलिटी उसमें नहीं होंगी कि वो बच्चे पैदा कर ले जाए, ठीक है, तो ये मसले उसमें होंगे। फिर आते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर था ये लास्ट है, ठीक है, तो फिर हम दूसरी पार्ट में इंशाल्लाह और जो चैप्टर से वो करवाएंगे, ठीक है। तो दिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आल्सो नोन एज द मैटरनल इनहेरिटेंस अप्लाई टू जीन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बिकॉज ओनली एग्स cells contribute mitochondria to the developing embryo. Only mother can pass on mitochondrial condition to their children. An example of this types of disorder is hereditary optic neuropathy, diabetic mellitus and deafness. तो diabetic mellitus और ये जो deafness होती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये चीज़ें, और जो नर्व की सेंसेशन वगैरह, नर्व की सेंसेशन ख़राब हो जाती है तो इसकी वजह से जो है क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये आप बात याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर से ही ये जीन आती है, ठीक है। फिर वो क्या होती है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू स्टेबल टू यूजेबल एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल होती है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो दस मेनी डिजीज ट्रांसमिटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस अफेक्टेड ऑर्गन विद हाई एनर्जी यूज सच एज द हार्ट, स्केलेटल मसल एंड लिवर एंड किडनी। तो फिर जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में मसला आ जाए और सही तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होंगे तो फिर जो ऑर्गन मतलब स्केलेटल मसल, हार्ट, लिवर, किडनी, ये चीज़ें तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली काम करते हैं, तो ये ऑर्गन उसमें इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास लास्ट टॉपिक, और इसके बाद जितने भी चैप्टर रह गए इंशाल्लाह वो हम पार्ट इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन में करवाएंगे। तो आगे अगर केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त हो जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।